आज अपन स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को अपन कैपिटल पी भी लिख सकते हैं या एफ भी ले सकते हैं या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। उसको फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहेंगे स्मॉल पी या इसको कहेंगे स्ट्रेस या सिग्मा। तो अपन उसको या तो सिग्मा से लिख सकते हो या स्मॉल पी से लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन मतलब जैसे मैं लोड खींचता हूँ तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, जितना लेंथ बढ़ी उसको कहता है स्मॉल चेंज होगा तो उसको कहेंगे स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है, थोड़ी सी बढ़ गई इसको डेल्टा कहा मैंने। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। और आपको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी so is equal to force upon area, that is stress, delta L upon L, that is called strain. Now P upon A और डेल्टा L upon L, जब ये फार्मूला अपन लगाएंगे पी एल अपॉन ए डेल्टा ई इक्वल टू, और यदि चेंज इन लेंथ निकालना है तो पी एल अपॉन ए, इस फार्मूले को प्रयोग अपन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी यहाँ पर। स्ट्रेस मतलब ये फोर्स और उसके राइट एंगल होने वाला एरिया, ये एरिया आएगा। यदि फोर्स यहाँ लगा है तो ये एरिया आएगा, फोर्स यहाँ लगा है तो ये एरिया आएगा। तब तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है उसी को अपन स्ट्रेस कहते हैं। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बिफोर दैट, जैसे ये सवाल दिया है, इसमें क्या है, एक बीम है एक किसी सेक्शन की, उसको साइज थोड़ी चेंज करती। इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, यहाँ एक फोर्स P लगाया, इसका कुछ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखी है। अब डेल्टा L इज इक्वल टू, पहले इसको फोर्स का, इसको ये कितना बढ़ा और फिर ये कितना बढ़ा। इसको L1 को कहा है डेल्टा L1 बड़ा, जो बड़ा हुई लेंथ है, इसकी बड़ी हुई लेंथ को कहेंगे L2, डेल्टा L2 ऑफ कोर्स। देन टोटल एलोंगेशन विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। इस प्रकार से अपन टोटल बड़ी हुई लंबाई निकाल सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल की बड़ी हुई लंबाई निकालो और बाद में उसको जोड़ते चले जाओ। अब अभी से अपन बात करें, अब मैं कुछ सर्कुलर सेक्शन की बात करता हूँ जिसका डायमीटर यहाँ इतना है, यहाँ कम हो गया, ये लंबाई L है, ये फोर्स P लगाया। तो आपका इसको डेरिवेशन नहीं है, सीधा इसका फार्मूला है डेल्टा L इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई इंटू D1 इंटू D2 पाई ई। बस इस फार्मूले से डायरेक्ट डेल्टा L निकल जाएगा। यदि ये D1 है, ये D2 है, लेंथ यदि L है, और एक बार डेल्टा L आ जाएगा तो डेल्टा L अपॉन L स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेस अपॉन एरिया, आपको स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ई आप निकाल जाएंगे। अब एक की जगह दो मटेरियल लगाएं। एक मटेरियल हो सकता है ये स्टील का हो और ये कॉपर का हो, दोनों को यहाँ फिक्स कर दिया और लोड अप्लाई किया। अब लोड अप्लाई किया, अब डेफिनेटली जो दोनों फिक्स किया है तो इसकी लेंथ जो बढ़ेगी थोड़ी सी बढ़ेगी, सबकी लेंथ दो एक जैसी बढ़ने वाली है। सब दोनों की लेंथ, ऐसे नहीं कि ये कम बढ़ रही है ज़्यादा बढ़ रही है, दोनों की लेंथ एक जैसी बढ़ेगी। इसका मतलब स्ट्रेन है वो दोनों का बराबर होगा। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू P1 अपॉन E1 और P2 अपॉन, ये इक्वेशन 1 हो गई। आपको ये भी पता है कि ये लोड, कुछ लोड तो ये लेगा, कुछ तो लोड ये लेगा। इसको P1 कहा, इसको P2 कहा। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू टोटल P। ये दो फार्मूले को आधार लेकर के इसने कितना फोर्स लिया, इसने कितना फोर्स लिया, दैट कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी केस की। जैसे
ये कोई मटेरियल है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो बढ़ना तो नहीं चाहिए, इसलिए उसको वापस लगाने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज एन एडिशनल फोर्स, जो बढ़ने के बाद उसको दबाने के लिए लगने वाला है, तो उसको कहेंगे थर्मल टेम्परेचर स्ट्रेसेस। और वो टेम्परेचर स्ट्रेसेस निकालेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई, डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज स्ट्रेन इंटू ई इज इक्वल टू स्ट्रेस आ गया। और चेंज कितना बढ़ेगा, डेल्टा एल एल अल्फा टी अपॉन एल। और इस प्रकार से ये जो फार्मूला बनेगा, ये फार्मूले से डायरेक्ट अपन स्ट्रेस निकाल सकते हैं। और स्ट्रेस यदि मालूम है तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया आपको फोर्स आ जाएगा। तो ये जो ई ए अल्फा टी, अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, टी इज द चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2, ए द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ई द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस प्रकार से अपन वो यदि लंबाई बढ़ती है उसको न बढ़ने के लिए कितना फोर्स लगाना है वो अपन इस फार्मूले को ए ई अल्फा टी से अपन ये फोर्स निकाल सकते हैं। अब अपन और आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ आ गए। अब देखो क्या होता है। अब मैंने ये फोर्स लगाया यहाँ, तो ये लेंथ बढ़ेगी परंतु ये विड्थ घट जाएगी, और ये भी कम हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी, ये भी दिस लेंथ ऑल्सो रिड्यूस, दिस लेंथ ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि लंबाई बढ़ गई। पर यदि मैं फोर्स ये लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये लंबाई कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी। यदि मैं लोड यहाँ लगाता हूँ तो ये लेंथ बढ़ेगी, ये कम हो जाएगी और ये भी कम हो जाएगी। सो दोनों जो डायमेंशन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके राइट एंगल जितने भी डायरेक्शन है, जो फोर्स यहाँ लगाया है तो इसके राइट एंगल ये है और इसके राइट एंगल ये है। इसमें जो चेंज आता है उसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। ये है लैटरल स्ट्रेन, मतलब ये डेल्टा एल अपॉन एल जो है इस डायरेक्शन में वो तो लीनियर हो गया, पर चेंज इन बी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी जो है ये लैटरल स्ट्रेन हुआ। डेल्टा टी अपॉन टी जो होगा ये लैटरल स्ट्रेन होगा। सो नाउ वी कैन से डेल्टा एल अपॉन एल इज अ लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा टी अपॉन टी और डेल्टा बी एंड डेल्टा बी अपॉन बी इसको लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। अब ये पता होना चाहिए आपको कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन इसको कहा जाता है पॉइजन्स रेशियो, जिसको पॉइजन्स रेशियो कहा जाता है। और उसको या तो म्यू से लिखते हैं या 1/m से लिखते हैं। तो आखिरी में अपन ये कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू और 1/m इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। आपको m की वैल्यू दे रखी है, मतलब उसका टोटल नंबर दे दो, ये 2 3 4 5 ऐसा दे रहा होगा। यदि वैल्यू डेसिमल में दी है इसका मतलब म्यू की वैल्यू है 0.3 0.4 समथिंग। किसी भी हालत में वैल्यू जनरली 0.3 से लेकर 0.6 तक ही वेरी होती है म्यू की, इससे कम ज़्यादा, इससे न तो इससे ज़्यादा होती नहीं इससे कम होती है। अब और आगे चलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो इसका आपके रिलेशंस आपको है नहीं, परंतु फिर भी एक बात बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, कब जब अपन फोर्स लगाया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके डायरेक्शन में अपन ने फोर्स निकाल करके ई निकाली थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसी प्रकार से यदि मैं टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूँ यहाँ पर, तो वो जो स्ट्रेस आएगा उसको कहेंगे shear stress। तो shear stress upon the shear strain is called modulus of rigidity। इसको CN या G से लिखा जाता है, और which is nothing but small q upon phi is the linear shear strain and phi is the shear stress। या तो उसको G is equal to q by phi लिखो, या C is equal to q by phi लिखो, या N is equal to C by phi लिखो।
इसके बाद दो रिलेशंस है बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको अपने जी कहा है। एम पॉइजन्स रेशियो अपने पहले ही बताया था, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ए बल्क मॉडुलस, जिसका डेरिवेशन आपको नहीं है, पर ये क्या है, के क्या है, ये इसको कहा है के इज अ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको कहा है बल्क मॉडुलस, इसको के को कहा है बल्क मॉडुलस, और m इज अ पॉइजन्स रेशियो, E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो K इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, that is delta V upon V, delta V change in volume upon original volume, जिसको अपन बल्क मॉडुलस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। सेकंड रिलेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड द पॉइजन्स रेशियो। बस इसके आपके डेरिवेशन नहीं है, आपको इसके बारे में सिर्फ इसको फार्मूले को रियायत करना है और इसके ऊपर आने वाले सवालों को करना है। अब मैंने यहाँ कुछ सवाल दे रखे हैं, अपन इन सवालों को सॉल्व करेंगे एक के बाद एक तो उसमें जो जो अपन ने पढ़ा है उसकी आइडिया आ जाएगी। यहाँ सवाल करने के बाद में अपन इस पे जाएंगे, इसमें भी बाकी सवाल अपने को और मिल जाएंगे। ये सवाल धीरे धीरे करके अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने को जो है पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। ई क्या होता है, जी क्या होता है, के क्या होता है, एम जिसको पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये सब प्रकार के सवाल इन 2 पेजेस में आपको मिल जाएंगे। अलग अलग सवाल दे रखे हैं, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने को इस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। मुझे लगता है अपन आज इतना ही काफ़ी है, इसमें अपना एक पार्ट अपना पूरा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।